JAIIB ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। JAIIB ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और इसी नाम से टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो कि यूनिट 2 है। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम? सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है: प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक, और टर्सरी तृतीयक। मूल रूप से इंडियन इकोनॉमी को 3 भागों में बांटा गया है, इकोनॉमी को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी के भी 2 सब पार्ट है, क्वार्टरली और एक और सब पार्ट है इसका क्विनरी। टर्सरी के भी 2 पार्ट है, क्वार्टरली और क्विनरी। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। मतलब हम इन सब सेक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम प्राथमिक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? तो वह क्षेत्र, द सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर देयर इज द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वह क्षेत्र जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का सीधा इस्तेमाल हो, जैसे खेती हुई, फॉरेस्ट्री, वन क्षेत्र, वन पालन हुआ, फिशली मछली पालन, फ्यूल्स हुए, मेटल्स हुए, मिनरल्स हुए। वह क्षेत्र जहाँ पर डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल हो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाएगा? जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का, किसका? प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज हो। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हो? डायरेक्ट यूज हो। अब आगे पढ़ते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर लगभग 50% पॉपुलेशन को, कितनी पॉपुलेशन को? 50% पॉपुलेशन को जीवन यापन करने का साधन प्रोवाइड कराती है। जीवन यापन करने का साधन प्रोवाइड कराती है। 50% पब्लिक को, 50% लोगों को जीवन यापन करने का साधन उपलब्ध कराती है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आते हैं? जैसे एग्रीकल्चर, खेती, फॉरेस्ट्री, जंगली जीवन, फिशिंग, मछली पालन। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमी को 3 भागों में बांटा गया है। अब तक हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमी को मूलतः 3 सेक्टरों में बांटा गया है। पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा सेक्टर टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर, तीसरा सेक्टर कैसे? टर्सरी सेक्टर। पहला प्राइमरी, दूसरा टर्सरी। प्राइमरी को हम प्राथमिक बोल देंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। फिर हमने पढ़ा प्राथमिक क्षेत्र के, प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करा। तो फिर हमने किसके बारे में बात की? प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात की। हमने किसके बारे में बात की? प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात की। और प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर होगा जो सीधे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेगा। नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करेगा। किसका यूज करेगा? नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करेगा। सीधे किसका यूज करेगा? नेचुरल रिसोर्सेज का। इसके अंदर मुख्य रूप से क्या आएगा? एग्रीकल्चर मतलब खेती, फिशरीज मछली पालन, फॉरेस्ट्री, फ्यूल, इस तरह की चीज़ें इसमें आएगी। और ये लगभग 50% पॉपुलेशन को जीवन यापन करने का साधन उपलब्ध कराती है। फिर बढ़ते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलेंगे हम? द्वितीयक क्षेत्र। इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसका सीधा सा मतलब हम लगा सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र से, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके बनाई गई है, नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके, उत्पादित करके बनाई गई है, उसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? जैसे मैन्युफैक्चरिंग, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना, या एन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। वन ऑफ द इट्स सब सेक्टर हैज प्रूवन टू बी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। मैन्युफैक्चरिंग से क्या होगा? लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, यह सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराएगा, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर का काम करेगा। ठीक है, द वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो पश्चिमी डेवलप्ड विकसित सभ्यताएं, पश्चिम विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं,
उनके अंदर ये क्या करेगा, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के रूप में काम करेगा मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इंडस्ट्रीज आ जाती है। सेकेंडरी सेक्टर में मूल रूप से क्या आ जाती है, इंडस्ट्रीज। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है मूल रूप से, एग्रीकल्चर। एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज वन विच द सेकेंडरी सेक्टर जनरेट एटलीस्ट, मतलब 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर इंडस्ट्रीज पर डिपेंड है तो उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी इकोनॉमी। फिर तीसरा आती है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या है, दिस सेक्टर्स इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब जिसमें सर्विसेज, सेवाएं आती है। सेवाएं जैसे कैसे, एजुकेशन, पढ़ाना हुआ, हेल्थ केयर हुआ, बैंकिंग हुई, कम्युनिकेशन हुई, तो इस तरह की सेवाएं जो आती है वो आती है टर्सरी सेक्टर। भारत आज की तारीख में कौन सी इकोनॉमी है, टर्सरी सेक्टर वाली इकोनॉमी है। फिर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी वही कहलाएगी जो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है तो वो कहलाती है सर्विस टर्सरी इकोनॉमी। और टर्सरी सेक्टर वाली इकोनॉमी सर्विस सेक्टर इकोनॉमी कहलाती है। 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है तो वो कहलाती है सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है तो वो कहलाती है प्राइमरी इकोनॉमी। फिर टर्सरी सेक्टर के 2 सब पार्ट हैं। टर्सरी सेक्टर के क्या है, 3 मेन सेक्टर्स हैं, उसके बाद 2 सब पार्ट्स हैं। एक तो है क्वार्टरनरी और एक क्वीनरी। एक तो क्वार्टरनी और क्वीनरी 2 सब पार्ट्स हैं। तो क्वार्टरनी सेक्टर क्या समझते हैं इसे, नॉलेज सेक्टर। क्वार्टरनी सेक्टर को क्या बोलते हैं, नॉलेज सेक्टर, मतलब ज्ञान क्षेत्र, ज्ञान विभाग बोल दो, ज्ञान क्षेत्र बोल दो, ठीक है। और इसके अंदर क्या आती है, टीचिंग। इसके अंदर क्या आती है, टीचिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट। टीचिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट। क्वार्टरनी सेक्टर के अंदर क्या आता है मूल रूप से, टीचिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी ह्यूमन रिसोर्सेज। एक ये लाइन हमें याद रखनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के अंदर, किसी इकोनॉमी, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर वहाँ का मेन पावर, वहाँ के रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने मजबूत हैं, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति कितनी प्रतिभाशाली हैं, वो किससे पता लगता है। अगर ज़्यादा प्रतिभाशाली है तो वो कौन सी इकोनॉमी कहलाएगी, क्वार्टरनी सेक्टर वाली इकोनॉमी कहलाएगी। और इसे क्या बोलते हैं, नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, मतलब बुद्धिमत्ता का स्तर भी इससे नापा जाता है। तो हमें क्या क्या याद रखना है इसके अंदर, क्वार्टरनी सेक्टर में एक तो नॉलेज सेक्टर इकोनॉमी है, क्या क्या आता है इसके अंदर, तो टीचिंग आती है, रिसर्च आती है और डेवलपमेंट आती है। और क्या क्या आता है, टीचिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पता लगता है कि कितना ह्यूमन रिसोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, और कितना इंटेलेक्चुअल है, कितना क्या है, इंटेलेक्चुअल है, कितना बुद्धिमान है। फिर हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो इसके अंदर आता है जैसे किसी ऑफिस के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, किस लेवल पे एम्प्लॉयज़ किस लेवल पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। एलिमेंट्री स्कूल से आते हैं, प्राइमरी स्कूल्स आते हैं, यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, फिजिकल ऑफिसेज आते हैं, थिएटर्स आते हैं, अकाउंटेंसी आती है और ब्रोकरेज आते हैं। ये कुछ इसके सब पार्ट्स है। क्वार्टरनी इकोनॉमी के सब पार्ट है। एम्प्लॉयज़ आते हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, थिएटर्स आते हैं, अकाउंटेंसी आती है और ब्रोकरेज बिजनेस। ब्रोकरेज मतलब कमीशन वाला बिजनेस, जैसे शेयर मार्केट में बोलते हैं ना ब्रोकरेज, कमीशन वाला बिजनेस हो गया है। फिर आती है क्वीनरी इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी आती है, क्वीनरी इकोनॉमी। इसके अंदर आती है इंक्लूड एक्टिविटीज इन विच की चॉइसेज, मतलब महत्वपूर्ण चॉइसेज, मतलब जो मेन डिसीजन मेकिंग होती है ना बॉडीज, वो आती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या आते हैं, डिसीजन मेकर्स आते हैं कि हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन मेकर्स का गवर्नमेंट में क्या रोल है, वो आती है। तो इसके अंदर क्या आती है, ब्यूरोक्रेसी। तो इसके अंदर क्वीनरी में क्या याद रखना है हमें, क्या आती है, ब्यूरोक्रेसी आती है। ब्यूरोक्रेसी आती है, या फिर किसी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर जो की पर्सनस हैं या जो मैनेजमेंट में जो पर्सनस हैं वो सब किस में आते हैं, तो क्वीनरी इकोनॉमीज में आते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बिहाइंड एन इकोनॉमी। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बिहाइंड एन इकोनॉमी। ये भी एक महत्वपूर्ण है। और ये क्या, एक छोटी अर्थव्यवस्था होती है, क्या होती है, क्वाइट स्मॉल, एक छोटी साइज की अर्थव्यवस्था होती है। इसके अंदर क्या है, तो की चॉइस वाले पर्सन काम आते हैं, की चॉइस वाले पर्सन होते हैं। एक
कौन कौन इंक्लूड होता है इसके अंदर, तो हाईएस्ट पोजीशंस पे जो जॉब कर रहे होते हैं या हाईएस्ट पोजीशन पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो आते हैं। क्वाइट स्मॉल है, क्वाइट स्मॉल अपेक्षाकृत छोटी है, ठीक है। और इसके ब्रेन बिहाइंड द इकोनॉमी भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेन बिहाइंड द इकोनॉमी। ये 4 फैक्टर्स हमें इसके याद रखने हैं। द ग्रुप इंक्लूड ऑपरेशन सच एज, वही सारी चीज़ें कि सीनियर कंपनी में एग्जीक्यूटिव कौन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन है, रिसर्च साइंटिस्ट कौन है, और फाइनेंशियल लीगल एडवाइजर एंड अदर्स। ये चारों सब सेक्टर्स हमें ध्यान रखने हैं। अब तक जो हमने पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर में क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या डिफरेंसेज है, सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कैसे एक दूसरे से अलग अलग है। ये बताता है कि ये एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से जो आती है, इनमें ये एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वगैरह आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह आती है, और इसके अंदर सर्विसेज से बैंकिंग आती है। ये एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसमें उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग आती है, ये सर्विस सेक्टर कहलाती है। इसमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, ये इसके रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करता है। प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके और उसे मार्केट को वैल्यू एड करके मार्केट को प्रोवाइड कराता है, और ये वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक में हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वैसे। और प्राइमरी सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और पुराना मेथड काम में लिया जाता है एम्प्लॉयमेंट का। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर है, और एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड काम में लिया जाता है। और टर्सरी सर्विस सेक्टर क्या है, वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर। सर्विस सेक्टर कौन सा है, क्या है, वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इट मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में है ये। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट इकोनॉमीज में काम आती है। और ये दिस सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट शेयर हैज राइजन ड्रामेटिकली, इसके अंदर क्या है, अधिकतम एम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में, पिछले सालों में बहुत ज़्यादा रोजगार दिए सर्विस सेक्टर में। डिफरेंट रिवॉल्यूशन इन प्राइमरी सेक्टर। अब हम पढ़ते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या रिवॉल्यूशन हुए, क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे फेजेज में बदलाव हुए, किन किन फेजेज में बदलाव हुए, हम पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। कृषि भारत के अंदर शुरू से ही महत्वपूर्ण थी। कृषि क्या थी भारत में, शुरू से ही महत्वपूर्ण थी। ट्रेडिशनली सब्सटेंस एंड लेवल्ड रेन फेड फार्मिंग, फूड ग्रेन ओरिएंटेड एंड deficient diversification and commercialization characterize India's agriculture sector। प्राचीन में खेती क्या थी, वर्षा के ऊपर निर्भर थी। प्राचीन में खेती किसके ऊपर थी, वर्षा के ऊपर निर्भर थी। और बीज भी हम उन्नत किस्म के यूज नहीं करते थे। कुछ ये लाइनें लिखी हुई है। फिर आ गया था, टू ओवरकम द डिक्रीज्ड सप्लाई इन द रिसेंट टाइम द गवर्नमेंट कैरिड आउट ए series of revolution in the primary sector to increase capacity, the multiple revolution including agriculture production। और इन सब जो समस्याएं आई थी, जैसे बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, और जैसे बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, और भी बहुत सारी समस्याएं, उन सबको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने विभिन्न समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। और उससे क्या है कि हमारी एग्रीकल्चर कैपेसिटी को हमने बढ़ाया है। हमने क्या किया है, हमारी एग्रीकल्चर कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास किया है। अब कुछ रिवॉल्यूशंस लाए। सबसे पहला रिवॉल्यूशन था हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति किसके संबंधित था, खेती से, एग्रीकल्चर से संबंधित था, ठीक है। इसका जनक कौन था, इसका फादर कौन था, MS स्वामीनाथन। ये याद रखने हमें कुछ याद रखने। हरित क्रांति, हरे क्या होते हैं, खेत होते हैं, उस हिसाब से याद रखते हैं। हरे खेत किसकी देन है, स्वामी जी की देन है, तो MS स्वामीनाथन ने किया है, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट दूध के साथ सफ़ेद होता है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, मिल्क रिवॉल्यूशन से, मिल्क प्रोडक्ट से, दूध से संबंधित है। और वर्गीज कुरियन, इसके जनक कौन है, वर्गीज कुरियन, और ये अमूल के संस्थापक भी है। अमूल तो दूध आता है, उसके संस्थापक भी कौन है, वर्गीज कुरियन। फिर सरसों के फूल कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, तो येलो रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति किसके लिए, सरसों से क्या होता है, ऑयल सीड्स के लिए, ऑयल सीड्स के प्रोडक्ट के लिए यूज की जाती है। और इसके जनक कौन थे, सेम पित्रोदा। फिर उसके बाद नीला क्या होता है, समुद्र, तो ब्लू रिवॉल्यूशन समुद्र में क्या होती है, फिश एक्वा, जल और मछली, फिश एंड एक्वा, जल और मछली। और इसका
जनक कौन है? अरुण कृष्णन। फिर उसके बाद आता है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन क्या होती है? सुनहरा कलर। तो सुनहरे क्या, तो क्या किसके लिए यूज होती है? फल और शहद और हॉर्टिकल्चर के लिए। फल के लिए, शहद के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर मतलब हो गया उसके लिए उद्यानिकी के लिए। और इसका होगा ना निपक तुतेज, निपाख तुतेज। इसका जनक कौन है? निपाख तुतेज। फिर आता है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसके लिए? जूट के लिए। गोल्डन फाइबर किसके लिए? जूट के लिए। सिल्वर किसके लिए? अंडे के लिए, एग्स के लिए। और इसके जनक कौन थी? इंदिरा गांधी। हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। सिल्वर रिवॉल्यूशन की जनक कौन थी? इंदिरा गांधी। ये किसके लिए? अंडों के लिए। सिल्वर फाइबर, जैसे गोल्डन रिवॉल्यूशन, फिर गोल्डन फाइबर, फिर सिल्वर रिवॉल्यूशन और फिर सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किसके लिए? कॉटन के लिए। गोल्डन फाइबर तो किसके लिए? जूट के लिए। और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किसके लिए? कॉटन के लिए। तो गोल्डन फाइबर बोरी कैसे आती है? हमारी सुनहरी कलर की लगभग, तो उस हिसाब से हम जूट याद रख सकते हैं। और सिल्वर फाइबर तो वो किसके लिए? कॉटन, रुई के लिए। ठीक है। फिर इसके बाद पिंक रिवॉल्यूशन किसके लिए? फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए और ऑनियन के लिए। और इसके जनक कौन थे? दुर्गेश पटेल। पिंक रिवॉल्यूशन किसके लिए? फार्मा, पी से पिंक और पी से फार्मा। फिर उसके बाद कुछ रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, जैसे ब्राउन रिवॉल्यूशन, तो भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किसके लिए? जूतों के लिए, लेदर, चमड़े के लिए, कोका, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के लिए। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति किसके लिए? लेदर के लिए, मेन मुख्य रूप से इसके लिए लेदर के लिए। और इसके जनक कौन थे? हीरालाल चौधरी। रेड रिवॉल्यूशन, रेड के लाल क्या होते हैं? टमाटर होते हैं। और लाल क्या होता है? मीट होता है। तो इसका क्या था? विश्वा तिवारी। इसके जनक कौन थे? विश्वा तिवारी। फिर आता है ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन किसके लिए? खाद के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये किसके लिए? ओवरऑल प्रोडक्ट, सभी खेती के सभी प्रोडक्ट के लिए कौन सा यूज किया जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसके लिए भी कौन? स्वामी। पहले भी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के लिए, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए कौन था? स्वामी, वो भी एग्रीकल्चर के लिए था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन भी किसके लिए था? और उसका जनक भी कौन था? स्वामीनाथन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक भी कौन है? स्वामीनाथन। फिर इसके बाद आता है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। राउंड, आलू क्या होते हैं? गोल होते हैं। तो राउंड रिवॉल्यूशन किसे? राउंड पोटैटो के लिए, आलू के लिए। फिर उसके बाद आता है प्रोटीन रिवॉल्यूशन। और प्रोटीन रिवॉल्यूशन वर्तमान में जो चल रहा है वो रिवॉल्यूशन कौन सा है? प्रोटीन रिवॉल्यूशन। और ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री किसने? नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ठीक है। एग्रीकल्चर का हायर प्रोडक्शन के लिए। प्रोटीन रिवॉल्यूशन किसके लिए? कि खेती की मात्रा बढ़ाने के लिए, कि एग्रीकल्चर क्या ज़्यादा प्रोडक्शन उपलब्ध कराएं। ठीक है। फिर आता है जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय डिफरेंट सेक्टर। अब तक हमने क्या पढ़ा? 3 तो मेन सेक्टर्स पढ़े, प्राइमरी सेक्टर, फिर पढ़ा हमने सेकेंडरी सेक्टर, फिर पढ़ा टर्सरी सेक्टर। फिर टर्सरी सेक्टर के 2 पढ़े, एक तो क्वाड्रिट्रेल और एक क्यूनोर। ठीक है। थोड़ा सा नाम में लेने में दिक्कत सी। फिर आता है बाय द लेट 90s इंडिया हैज ट्रेडिशनली फ्रॉम द एग्रीकल्चर डोमिनेंस टू सर्विस सेक्टर। भाई 1990 तक, 1990 के अंत तक, 1990 के आसपास तक हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट हो गई। किस पे शिफ्ट हो गई? एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी पर, एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पर। तो एग्रीकल्चर क्या था? लगभग 18% थी टोटल जीडीपी का, जो कितने हो गए? 55% पे। सर्विस इकोनॉमी किसी को कहा जाता है जिसमें 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन किसी एक सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर पर डिपेंड करे, उसको टर्सरी इकोनॉमी या सर्विस इकोनॉमी कहा जाता है। तो सर्विस सेक्टर पर कितनी हो गई थी? 55% तक। और बाकी सेकेंडरी सेक्टर 27% था, जिसमें से भी 14% किस पे? मैन्युफैक्चरिंग से। तो टर्सरी सेक्टर पे डिपेंडेंट कितनी थी? 27% तृतीय श्रेणी पे, सेकेंडरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पर। और मैन्युफैक्चरिंग पे कितना आता है? 14%। मैन्युफैक्चरिंग पे कितना आ रहा था? 14%। हमें थोड़ा सा डेटा याद रखना है इसके अंदर। ये बात कब की कर रहे हैं? लेट 90s की। लेट 90s की बात कर रहे हैं। तो लेट 90s के अंदर हमारी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी हो गई थी? सर्विस इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कौन सी हो गई थी? सर्विस इकोनॉमी। ये कुछ डेटा दिए हुए हैं, थोड़ा सा हमें वर्तमान वाला डेटा याद रखना है इसके अंदर कि 2022-21-22 के अंदर मूल रूप से हम 50% से हम आज भी हम क्या है? सर्विस इकोनॉमी है। मूल रूप से हम क्या है? सर्विस इकोनॉमी है। फिर उससे थोड़ा सा कम प्रोडक्शन किसका है? इंडस्ट्री का है। तो मतलब ये भी बढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद। और इसमें घटोतरी हुई है, ये घटा है। देखो 51.8 था,
उससे ये 18.6 पे रह गया, 14.2 से ये लगभग जस्ट डबल हो गया, और 33 से ये 52 हो गया। थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत की इकोनॉमी कौन सी है, सर्विस इकोनॉमी है। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर मोस्ट सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण सेक्टर है। महत्वपूर्ण सेक्टर कौन सा है, एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत क्या एक कृषि प्रधान देश रहा है। नॉट ओनली द लार्जेस्ट सेक्टर बट आल्सो द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर। बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर का मतलब समझ रहे हो आप, लार्जेस्ट सेक्टर, एक तो एक सबसे बड़ा सेक्टर है, ये क्या है, सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर। और बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर, बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि जो मूल रूप से खेती की जाती है वो पीपल्स के द्वारा की जाती है, लोगों के द्वारा की जाती है, फार्मर्स के द्वारा की जाती है, और मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन करता है, फार्मर्स करता है, और वो क्या करते हैं, वो सरकार के कंट्रोल में न होकर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसे बोला गया बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर। मोस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर, क्या है, अनऑर्गेनाइज है, और 90% अनऑर्गेनाइज लेबर काम करती है इसके अंदर। 90% लेबर क्या काम करती है, अनऑर्गेनाइज लेबर काम करती है। 93.4% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स ऑफ द इकोनॉमी, 40.4 करोड़ इज द एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 100 लोग टोटल काम कर रहे हैं, जिसमें से 93.4 अनऑर्गेनाइज में काम कर रहे हैं, लगभग 40 करोड़ पॉपुलेशन भारत की किस में काम कर रही है, एग्रीकल्चर में काम कर रही है। एग्रीकल्चर शेयर इन ग्रोस इनकम हैज़ बिन डिक्लाइनिंग। हमने आगे देखा है, और भी ऊपर भी देखा है कि वो लगभग 52% से घटकर कितने आ गया था, 18.6% पे आ गया था जीडीपी में शेयर। कितना आ गया था, 52% से घटकर 18.6 में, तो डिक्लाइनिंग हो रहा है। वाइल द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर 14 का लगभग 28 हो गया, और सर्विस सेक्टर का 33 का लगभग कितना हो गया, 52% के आसपास हो गया। ये याद रखना है हमें, है ना। एग्रीकल्चर हैज रिसेंटली सेक्टर, अब एग्रीकल्चर खेती के अंदर जो मुख्य बदलाव हुए वो किस किस कारण हुए, तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, जैसे ट्रैक्टर्स का यूज़ करने लग गए हम, और हार्वेस्टिंग की वगैरह की, स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह की, हमें बहुत सारी सुविधाएं, हम मतलब इरिगेशन की टेक्निक्स यूज करने लग गए हम। थोड़ा सा हम किस पे, पेस्टिसाइड्स पे, मतलब खाद वाद पे हम डिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई है। इरिगेशन, हम सिंचाई पे हम थोड़ा सा ध्यान देने लग गए हैं, ठीक है। इनपुट्स पे हम बीज भी थोड़ा सा क्या है, अच्छा वाला यूज करने लग गए हैं। और प्राइसिंग स्ट्रेटजी, एमएसपी वगैरह, मतलब प्राइसिंग भी थोड़ा सा हम ध्यान रखने लग गए हैं आजकल। गवर्नमेंट भी क्या करती है कि प्राइसिंग प्रोवाइड कराती है फिक्स, कि भाई इससे कम पे सेल नहीं होगी चीज़ें। इन रिसेंट ईयर लाइव स्टॉक, पशुधन, खेती से जो खेती के साथ होने वाले बिजनेसेज, खेती के साथ होने वाले व्यवसाय हैं, जैसे पशुधन वाला व्यवसाय हो गया, पोल्ट्री जैसे मुर्गी फार्म हो गया, फिशरीज जैसे मछली पालन हो गया, क्या हो गया, मछली पालन हो गया। ये सब क्या है, खेती की अलाइड एक्टिविटीज हैं, खेती के साथ की जाने वाली एक्टिविटीज, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया। तो इनसे भी क्या हुआ है कि लोगों की इनकम बढ़ी है, लोगों की आय बढ़ी है। ये सब खेती के ऊपर निर्भर उद्योग हैं। डिस्पाइट ऑल दीज स्ट्रक्चरल चेंज, इन सभी नीतिगत बदलावों के कारण भी, इन सभी बदलावों के बाद भी एग्रीकल्चर क्या है, क्रिटिकल सेक्टर है। एग्रीकल्चर क्रिटिकल सेक्टर है, ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू ए लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। इन सभी बदलावों के बावजूद भी, इन सभी बदलाव के बाद भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है आज भी, एग्रीकल्चर पर। फिर हम एक रिपोर्ट पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया